मैं हुसैन का प्यार भरा सलाम। हफ्देट कि आप अच्छे होंगे। सेल सीरीज के 8वें वीडियो से आपको रूबरू करा रहा हूं और आज इस वीडियो के साथ हम और आप हाउ टू सेल एनीथिंग या फास्ट क्लोजिंग पार्ट 2 पे लिए चलता हूं। इस यात्रा पर आप साथ निभाएं। हमने यहाँ तक क्लियर कर चुका था कि सेल कहते किसे हैं और सेल को किस तरीके से लोगों के समक्ष रखा जाए। उस आधार पर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बारे बातें किया था कि सेल योर सेल्फ बिफोर सेलिंग योर एनी प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया। डू नॉट स्टैंड एनी वॉल बिटवीन यू एंड योर प्रोस्पेक्ट। और ये बताया था कि किस तरीके से हम और आप इस सेल्स जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ को अपनाकर ज़िंदगी में सफल और अच्छा हो सकते हैं। आइए मैं लिए चलता हूँ इस पड़ाव की तरफ। आज की डेट में हम और आप देखेंगे कि यहाँ तक मैं बता चुका था कि डू नॉट स्टैंड एनी वॉल। कोई दीवार आप अपने और अपने प्रोस्पेक्ट के बीच न खड़ा करें ताकि उन्हें बुरा नहीं लगे या इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का वो शिकार न हो। तो आइए मैं ये बात करूं कि आज अगला स्लाइड आपके समक्ष है। सो इंटरेस्ट ऑन प्रोस्पेक्ट। जिन प्रोस्पेक्ट जिस संभावित ग्राहक से मिलने गए हैं उन पे हमें इंटरेस्ट दिखाना होगा। उन्हें बताना होगा कि हमारे लिस्ट में तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक आप ही ऐसे अच्छे और सुगम और सरल व्यक्ति हैं और सरल बिहेव किए हैं जो आपको ही मैं चुना हूँ। और ख़ास करके मैं उदाहरण जो लिया हूँ कि LIC के सेल्स मैनेजर या सेल्स एजेंट मिलने के लिए आप किसी प्रोस्पेक्ट से गए हैं। इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि मैं ये सेल्स मैनेजर मैं आपके समक्ष में आया हूँ और इस वजह कर आया हूँ कि ऐसे तो इस हमारी जान पहचान सर्किल में बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 12 से 15 लाख रुपए साल का या 1 लाख प्लस महीने का MDRT बनकर या 25 लाख से अधिक कॉट बनकर या टॉट बनकर, ये जो एक हायरार्की हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या कोई अन्य कंपनी जितने भी आपका IRDA द्वारा संचालित कंपनीज है हिंदुस्तान में, उस कंपनी में हम MDRT करके कॉट करके टॉट करके जो ये एक जगजाहिर यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड में जगजाहिर ये क्लब है, इन क्लब का हिस्सा बन के यहाँ आराम से पार्ट टाइम भी काम करके बढ़िया काम कर सकते हैं और अच्छा अर्निंग ले सकते हैं। ये इंटरेस्ट आप अपना इस तरीके से करें कि उसमें जगे। वो इंसान जो सामने में है उनका इंटरेस्ट जगाना, तरह तरह की बातें और मिसाल देकर बताना और अपने अर्निंग के कुछ लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करना, ये आपका प्राथमिकता होगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन प्रोस्पेक्ट पर हमने बातें की। अब अगली बात मैं कर रहा हूँ, फाइंड द मेन स्विच। आप मेन स्विच पाना होगा उस प्रोस्पेक्ट का जिस प्रोस्पेक्ट से आप मिलने गए हैं। मेन स्विच क्या है? मतलब या तो रुपये पैसे की ज़रूरत को महसूस कराना होगा, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा है पैसा, और उस पैसे के लिए कोई भी आदमी आपके साथ काम करेगा लीगल वे में, वो पैसा अगर अर्निंग हो। इंसान परेशान है गुजरे दिनों को लेकर, हो सकता है गुजरे दिनों उनके साथ हादसा हो और कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी हो या कर्ज में मुब्तला हो, तो उनका पास्ट में कोई स्विच आपको खोजना होगा। फैक्ट फाइंडिंग इंटरव्यू करने के दौरान या नीड जनरेशन के दौरान ये बातें क्लियर हो चुकी है। या तो आप उसको प्रेजेंट में कुछ उनकी ज़रूरत महसूस हो रही होगी, या तो बच्ची की अभी शादी है, कई लाख रुपए की ज़रूरत है, तो इस किस्म की चीज़ें, या बच्चों को भी पढ़ाई या कुछ फाइनल होने वाला है, उस बच्चे के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो प्रेजेंट में भी ज़रूरत हो सकती है। या घर बनाने की ज़रूरत है,
या कुछ बीमारी से परेशान है जिसमें कई लाख रुपए पैसे कट गए और अभी प्रेजेंट में कर्ज में है, उसको पैसे की ज़रूरत है, तो या तो वो इंसान पास्ट में परेशान होगा या तो वो इंसान प्रेजेंट में परेशान होगा। लेकिन पास्ट और प्रेजेंट दोनों उनका ठीक रहा है और वो कहा कि मुझे अब इसमें पैसे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं तो ये डायरेक्ट ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगा। ऐसा अगर वो कहे तो आपको एक स्विच फ्यूचर का बचा हुआ है। तो फ्यूचर स्विच आपको पकड़ना होगा कि मान लीजिए कि आपका लड़का आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या कोई हार्वर्ड एंड फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहा है। वो कल जब लौटेंगे तो हो सकता है कि इतने बड़े पढ़े लिखे लड़के वो अपने दूसरे का छोटा मोटा जॉब नहीं करना चाहे। अगर गजेटेड रैंक की कुछ जॉब मिलता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करके अपना ही एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कुछ लाना चाहे तो उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ना उसके लिए मेरे पास एक प्लान है सर, आप उन्हें समझें और वहाँ आप फ्यूचर के स्विच पर उसको बात कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप ये समझने की प्रयास कीजिए कि फाइंड द मेन स्विच ऑफ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मेन स्विच को आपको हर हालत में एक आइडेंटिफाई करना होगा। या तो पास्ट में वो स्विच होगा उनका, या तो प्रेजेंट में स्विच होगा, या तो फ्यूचर में होगा। होप दैट कि आप इन्हें समझ गए। अगले पड़ाव की तरफ आपको लिए चलता हूँ और ये अगला पड़ाव है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें हैं, नेगोशिएशन भी इनको हम कह सकते हैं। जो आपने जो बातें रखी या प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन के आधार पर उन्होंने कुछ बातें जो है अपनी तरफ से रखा, या कुछ उनके मन में दुविधा या सवाल ऐसा आया हो आपके प्रति या आपके प्लान के प्रति या आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रति। मैंने यहाँ उदाहरण लिया है कि एक इंश्योरेंस का सेल्स मैनेजर या सीनियर एजेंट पहुँचे हैं किन्हीं प्रोस्पेक्ट से बात करने के लिए। इसी उदाहरण को कंटिन्यू करते हुए ये समझेंगे कि यहाँ मानना होगा कि रिजेक्शन वो आपको नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके प्रोडक्ट या आपके पॉलिसी या आपके सर्विस या आपके आइडिया या आपके थाउट को कर रहे हैं। यहाँ आपको बुरा नहीं मानना है। जो सेल्स पर्सन या सेल्स फोर्स या सेल्स मैनेजर यहाँ टिकते हैं वही मार्केट में बिकते हैं, जो बिकते हैं वही कमाते हैं। इसलिए दोस्तों, उनके ऑब्जेक्शंस कुछ भी आए, एक बैलून फार्मूला के तहत उसे आपको कंट्रोल करनी है। सपोज दैट कि कोई एक बैलून है जिसमें हवा भरी हो और उसको साइज कुछ छोटा करके अपने हाथ पे आप लेना चाहें तो वो कई उंगलियों की तरफ भागना चाहेगा, उसका इलास्टिसिटी नेचर होने की वजह कर। ठीक उस बैलून को अगर आपको अपने कंट्रोल में लेना हो या हाथ से दबा कर कंट्रोल करनी हो तो उस बैलून पे आपको कोई एक निडिल या सुई या पिन मार के चुभाना होगा, जिससे उनकी हवा धीरे धीरे निकलती रहेगी। वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि ऐसी पॉलिसियाँ तो इससे पहले भी मैं लिया था, ऐसे हमारे एक दोस्त आके दे के गए थे, ऐसे रिश्तेदार आके दे गए थे। तो आपको सभी बातों पर यस 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 सर कहना होगा। वो ऐसी ही जैसे किसी लड़की वाले के यहाँ पहुँच के कोई लड़का वाला कहता है कि मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कम से कम मैं गाड़ी तो बेटी को ज़रूर, बेटी विदाई है तो मैं देना चाहता हूँ। तो लड़के वाले कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो लड़की वाला काफ़ी अंदर से खुश हो गए कि बहुत अच्छी बात है, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। मगर अब लड़के वाले की जो है डिमांड इतनी, फरमाइश, मगर का मुंह इतना खुला हुआ है कि उसी में फ्रिज, एसी, ज़मीन जायदाद, फ्लैट सब चला जा रहा है। यहाँ समझ गए होंगे कि मगर का मुंह रुपये से खुला हुआ है, यानी इतना कैश डिमांड है। तो ठीक उसी तरीके से ऑब्जेक्शंस में वो कैसे हुआ, वैसे हुआ, वैसे यस सर, यस सर, यस सर, लेकिन यस मैम, यस सर, यस मैम, यस सर, या जो रिलेशन में भी आप हों तो वहाँ भी आप बात करने गए हैं तो उनको आप हमेशा बात जब भी करें तो नामकरण के साथ आप बात करें कि मिस्टर राहुल, मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, मिस्टर अहमद, या मिस्टर सीता, मिसेज सीता, या सीता मैम, या रीता मैम। जैसा कि आपने बताया, जैसा कि आपने सवाल उठाया, जैसा कि आपका एक ऐसा सवाल आया, उन्हें ऑब्जेक्शन का नाम न दें, आप ऑब्जेक्शन का वर्ड न दें। आप कहे जैसा कि आपने किया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, दैट मीन्स इस वर्ड का यूज कभी भी नहीं हो किसी कस्टमर के सामने कि वो
हम ऑब्जेक्शन वर्ड बोल रहे हैं, बल्कि इसको हम नेगोशिएशन के शब्द में हम रखें और याद करें और याद रखें। तो यहाँ ये मानना होगा कि वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं। यहाँ नाराज नहीं हो कि बहुत संयमित और मर्यादित, दो शब्द का मैंने यूज किया, संयमित और मर्यादित होकर उनसे हमें बात करना होगा। और करने के क्रम में उनकी एक एक पहलू को आप अपना डेप्थ कन्विक्शन, डेप्थ नॉलेज, डेप्थ एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें आप हैंडल कर सकें। तो जितने भी ऑब्जेक्शंस आए और उसे अगर आप हैंडल कर दें तो वो आपको सेटिस्फाई नज़र आएगा। और इस सेटिस्फाई होने के क्रम में गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन हो सकता है कि इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं एक बताना चाहूँगा कि यहाँ गलती हम और आप कर देते हैं क्या, कि डो नॉट क्रिएट आर्गूमेंट बिटवीन यू एंड योर प्रोस्पेक्ट। अगर कोई सेल्स मैनेजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से पहुंचा हो, चाहे वो इंश्योरेंस की कंपनी या इंश्योरेंस की कोई ऐसी भी कंपनियां हो जिनकी तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए किसी प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचा हो और वहां ऑब्जेक्शंस आया हो, तो यहाँ जाके गलती कर देते हैं कि किसी बिंदु पर वो हार्ड हो जाते हैं। लेकिन कोई इंश्योरेंस अगर हम किसी को दिए हैं, या तो वो ऑब्जेक्शंस इनकम टैक्स से रिलेटेड होगा, क्योंकि टैक्स सेविंग के लिए ही कोई आदमी इंश्योरेंस कराएगा, या तो वो सेविंग से रिलेटेड होगा, या तो वो रिस्क से रिलेटेड होगा। तीन क्लासिफिकेशन है नीड का। या तो वो इनकम टैक्स बचाने के लिए कोई पॉलिसी ले रहा हो, या तो वो रिस्क को झेलने के लिए ले रहा हो, या तो आपके इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पैसा लगाकर बढ़ाने के लिए सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हो। चौथा कोई कारण इंश्योरेंस लेने का नहीं है। अगर एक आदमी कोई इंश्योरेंस ले रहा है, या तो रिस्क कवरेज के लिए ले रहा है, या तो वो आपका सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, या तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खास करके हिंदुस्तान के संदर्भ में मैं ये बातें कर रहा हूँ। हो सकता है ये बातें ग्लोबल है, या यूट्यूब या आपका कोई दूसरी आपका सोशल मीडिया में अगर डाली जाती है और आप सुन पाते हैं, तो हालांकि ग्लोबल वे में अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्पेशली ये वीडियो हिंदुस्तान के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ टैक्स के लिए है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में टैक्स कोई मीनिंग नहीं रखता है। वहाँ सेविंग एंड रिस्क के लिए लोग इंश्योरेंस लेता है। वहाँ ऑफिस अपना वेस्टर्न कंट्रीज में खुली होती है, लोग खुद जाते हैं और रिस्क जैसे जनरल इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे लाइफ इंश्योरेंस भी वहाँ रिस्क और सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इनकम टैक्स 1961 1961 के तहत यहाँ आपको इनकम टैक्स के लिए भी लेते हैं। तो अगर कोई सेल्स मैनेजर डायरेक्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री से पहुँचे हो, किसी प्रोस्पेक्ट के पास प्रेजेंटेशन ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन, तो हमें मानना होगा कि ऑब्जेक्शन का उठना स्वाभाविक है। ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन वर्ड नहीं देकर नेगोशिएशन कहेंगे। नेगोशिएशन मतलब दोनों के बीच एक बहस व मुबाहिसा के दौरान किसी एक नतीजे पर पहुँच के जो भी इशूज उनकी तरफ से आए हम उनको सेटल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट के रिलेटेड या सर्विस जो आप सर्विस देने जा रहे हैं, या आइडिया को जो आपने शेयर किया है उनके समक्ष, उस प्रोस्पेक्ट के समक्ष, तो आप इस ऑब्जेक्शन को सूक्ष्मता के साथ बढ़िया अगर करें तो बढ़िया होगा। लेकिन यहाँ हम और आप कुछ गलतियाँ कर देते हैं कि यहाँ हम दलील पेश करने लगते हैं। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ यही सही है, नहीं जो मैं कह रहा हूँ यही सही है, नहीं जो मैं कह रहा हूँ यही सही है। तो मैं कहने के चक्कर में जिनको मैं की हवा लगी, न दुआ लगी न दवा लगी, इससे पहले भी मैं जाहिर किया हूँ इसी संदर्भ में, सेल्स के सीरीज में से कोई एक सीरीज में, इससे पहले वाले में। तो यहाँ आप आर्गूमेंट पर आ गए तो दलील आप देने लगी। जहाँ दलील जीतेगी वहाँ डील हार जाएंगे, जहाँ दलील जीतती है वहाँ डील हारते हैं, जहाँ दलील को जितवाना है वहाँ डील को हरवाना है। अतः जितना भी आप दलील देंगे उतना आप डील हारेंगे। अतः अपने आप को कंक्लूड करते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपने आप को संयमित और मर्यादित रहते हुए उनकी ऑब्जेक्शंस को नपे तुले शब्दों में उसी हिसाब से जानकारी के माध्यम से बेहतरीन ढंग से सेटल करें, तो कोई भी सेल क्लोज के नतीजे पर पहुंच सकता है और यहाँ क्लोजिंग आ सकता है। अतः दोस्तों, जितनी बातें भी कही गई, सुनी गई, यदि आप तक ठीक से समझी गई
भले वो जिस रूप में आपने लिया हो, अगर इन्हें आप बार बार प्रैक्टिस करके आप अपने फील्ड पर, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अपनाते हैं, तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ सफल होंगे। अब भले इस संदर्भ या इस एस्पेक्ट को जिस कंटेक्स्ट में या जिस रिलेशन में या जिस रिलेटिविटी में आप यूज करें, हो सकता है आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग हों, हो सकता है आप रियल इस्टेट के लोग हों, हो सकता है कि आप हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के हों, हो सकता है आप ट्रांसपोर्ट या सेल्स के इंडस्ट्री के लोग हों, तो सेल्स से जुड़े हुए बहुतायत अधिकाधिक मैक्सिमम इंडस्ट्रीज और मैक्सिमम निकाय एंटिटीज में इस स्लाइड्स का यूज हो सकता है कि कहीं भी कोई एग्रीमेंट या कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन को 100% अमली जामा पहुंचाने तक अपने आप को इन चीज़ों से बचना होगा। और हमें उन्हें हर हालत में प्रोस्पेक्ट पर, आज मैंने बताया था कि आप इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कीजिए, प्रोस्पेक्ट को इज्जत देने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात मैंने आज बताया कि उनका स्विच को सर्च करने की कोशिश कीजिए कि या तो पास्ट में स्विच छुपा है ज़रूरतों की, या तो प्रेजेंट में छुपा है, या तो फ्यूचर में छुपा है। यदि ज़रूरत नहीं है तो नीड को क्रिएट और जनरेट करना सीखिए। और बातें अभी बताया मैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अच्छे से आपको नेगोशिएशन मानते हुए उसको हैंडल करना आना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बताने की कोशिश किया कि ऑब्जेक्शन हैंडल के दौरान अगर दलील आप देने लगें, भले हो सकता है कि एक सेल्स मैनेजर अपने साथ एक सीनियर एजेंट या एजेंट को भी लेके गए हों, तो उनके सामने उनको दलील देने में अच्छा लगता है, और रास्ते भर लौटने के वक्त जब खाली हाथ लौटता है तो कहा जी ठीक है, भले वो हमें पॉलिसी या प्लान या सर्विस या हमारे आइडिया को नहीं लिया हो, लेकिन सर आपने उनको सबक सिखा दिया। लेकिन ऐसा सबक सिखाने से आपको क्या मिला? आप अपनी बातों से, बातों की बाजीगरी में जीत तो गए, लेकिन डील हार गए, जहाँ से कुछ पैसा आप निकाल नहीं पाए। इसलिए आप शालीनता, संयमित और मर्यादित होकर ऑब्जेक्शंस को नेगोशिएशन मोड में बेहतरीन ढंग से सुलझाने वाला ही कलाकार होते हैं, और वही जीतते हैं मैदान। इसलिए दोस्तों, जितनी बातें भी कही गई, इन बातों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपना कर हम सेल्स प्रोफेशन में बेहतर करेंगे। ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे साथियों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी नॉलेज या ज्ञान की बातें अपने तक रखना बहादुरी नहीं है। दूसरे तक अगर आप देते हैं तो इससे, या फैलाते हैं या शेयर करते हैं, तो उनका भी भला, आपका भी भला। क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सर जाता है। तो किसी चीज़ को रोकिए नहीं, चलने दीजिए, और ज्ञान जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन्हीं चंद बातों के साथ आप इजाज़त दीजिए MA हुसैन को, फाउंडर ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम, जिसका नारा है जियो जिंदगी अपने हिसाब से, रीडिज़ाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस। तो मैं आखिर में आपको यही कहूँगा, हैव ए नाइस डे वंस अगेन। जय हिंद, थैंक यू, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।